कहानियाँ जो है वो बचपन से भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से जब बच्चों को कुछ समझाया जाता है तो बहुत ही जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और कई बार कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में घटी हुई घटनाओं से प्रेरित होती हैं और सच में वास्तविकता के बहुत करीब होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि जीवन का आईना होती है, जीवन का दर्पण होती है और सब कुछ वैसे ही प्रस्तुत कर देती हैं जैसा कि उनमें समेटा हुआ होता है, जैसा कि उनमें देखा हुआ होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है संजय कि हम जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, हम यही चाहते हैं कि इनसे जो संदेश निकलता है समाज में लोग उन तक प्रेरित हो सके, उनसे और सीख सके, उनसे कुछ सीख सके। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। और जो कहानी अभी हम प्रज्ञा की सुनाने वाले हैं, सुश्री प्रज्ञा की मौसमों की करवट, और इसमें भी कुछ ऐसा ही संदेश है कि अगर लड़की का जीवन संवारना हो तो उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, और अगर कोई एक गलत कदम ले लिया जाए तो उसका असर कहाँ तक जाकर पड़ता है और जीवन को क्या दिशा दे देता है। तो अपनी बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहनों को सुनवाते हैं कहानी मौसमों की करवट, सुश्री प्रज्ञा की। मौसमों की करवट। मैडम कवि कहना है उन्नू कृष्ण दी लॉ लग गई। हिंदी क्लास में सूरदास की व्याख्या की यह नायाब भाषा कानों में पढ़ते ही रश्मि का हंसी का फव्वारा बेतरह छूटा। ब्रिज बोली को पंजाबी में व्याख्यायित करने का ऐसा प्रयोग करने वाली लड़की को उसने पलट कर देखा। रश्मि ने अपने पूरे ग्रुप में उस नई लड़की संजू की कनखियों से ऐसी खिंचाई की कि बड़े से बड़ा आलोचक भी इस कला से महरूम था। अमृतसर से हाल ही में दिल्ली आई संजू क्लास में हास्यास्पद बन गई। रश्मि, रेनू, आशा, सीमा का यह ग्रुप शैतान जरूर था पर क्लास के होशियार बच्चों में शुमार था। यही कारण था कि टीचर्स भी इनकी शैतानियों को नजरअंदाज कर देती। संजू को उनकी छेड़छाड़ से कोई शिकायत नहीं थी। कोई भी मदद चाहिए होती वह रश्मि से ही कहती। मदद के लिए मना करना रश्मि का स्वभाव नहीं था। न जाने कब संजू, रश्मि, सीमा, रेनू, आशा में घुलती मिलती चली गई। रश्मि, क्या मैं एक रात तेरे घर पढ़ने आ जाऊं? यार घर में जगह कम है और मेहमान ज्यादा, फिर 12वीं बोर्ड, कैसे होगी पढ़ाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या बात करती है संजू। संजू रात भर पढ़ती रही उस दिन, और कितनी लगन थी उसमें। परीक्षाएं खत्म हुई, कॉलेज के सपने बुनने के सुनहरी दिन थे वो। सुबह की सैर अमलतास के चटक पीले औंधे लटकते गुच्छों से नाम थी तो दोपहर तेजाब से उनके गाने पर थिरकने को। इन्हीं दिनों सहेलियों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाली घटना घटी। 1 हफ्ते के भीतर संजू की सगाई तय होनी थी और फिर अगले साल शादी। संजू की शादी? पागल हो गई है क्या? अभी रिजल्ट भी नहीं आया उसका, कम से कम बीए तो करे ना। सीमा का गुस्सा खौल रहा था। अरे किसी गांव में नहीं बैठे हैं अंकल, यह कोई उम्र है शादी की? रश्मि के कहते ही तय हुआ कि आज सब चलेंगी और बात करेंगे अंकल आंटी से। घर पहुंची तो नजारा ही कुछ और था। संजू पड़ोस की आंटियों से चहकती हुई आशीर्वाद ले रही थी। कुछ देर बाद संजू उन चारों को अलग कमरे में ले गई। सीमा का हाथ दबाते हुए बोली, नेक्स्ट संडे आ रहे हैं करनाल वाले, अरविंद जी को देख लेना। तुझे पढ़ना लिखना नहीं है क्या? आशा चीख पड़ी। यार मैंने कहा था डैडी से, वो बोले छोटा सा बिजनेस है मेरा, और फिर तू अकेली तो नहीं ना, पढ़ाई कर लेना आगे। बात के बीच में अंकल भी कुछ लेने कमरे में आ गए। अंकल इसे करस्पॉन्डेंस से बीए ही करने दो। पर अंकल को रश्मि की यह बात बड़ी बचकानी लगी, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ ये दिया, संडे को आना है तुम सबने अपने जीजा जी से मिलने। 12वीं के परिणाम का इंतजार अब संजू से जुड़े सवालों में धुंधलाने सा लगा। इधर संडे को चारों संजू के भावी ससुराल वालों के दर्शन करने पहुंच गए। होने वाले जीजा जी के बस नैन नक्श ही ठीक थे। संजू जहां उजली धूप तो वो अमावस्या की रात। उस काले पर्वत जिसे भविष्य में उन्हें जीजा जी पुकारना था, उससे बतियाना तो धूप, उसकी तरफ देखने में भी चारों को कोफ्त हो रही थी। उन्हें क्या लेना देना, वो अपना फार्मेसी का कोई इंस्टीट्यूट चलाता है। सहेलियां जो साथ जीने मरने की कल्पनाएं किया करती हैं, जीवन किस तरह करवट बदलता है उन्हें कहाँ मालूम था। जीवन की नदी का तेज बहाव एक ही झटके में कितना कुछ बहा ले जाता है। इधर संजू की सगाई तय हुई तो उधर आशा के पापा का तबादला। रेनू शुरू से ही आशा के ज्यादा नजदीक थी। सीमा और रश्मि का साथ बना रहा। संजू की शादी की तैयारियों और भावी पति से होने वाली बातचीत में सीमा और रश्मि बराबर शामिल रहती। बड़ी चिंता थी ना तुम लोगों को मेरी पढ़ाई की। देख लो ऊपर वाले की मेहरबानी, मुझे बी फार्मा का एग्जाम दिलवाएंगे अरविंद जी। 3 साल में उनके साथ टीचर लग जाऊंगी। लेक्चरर कह संजू, क्या लॉटरी लगी है शादी में तेरी? सीमा तुरंत चहकी। तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो?
संजू आर्ट साइड की पढ़ाई से बी फार्मा कैसे? रश्मि के तेज दिमाग के आगे झूमती संजू और चहकती सीमा दोनों जड़ हो गई। वो कह रहे थे करा देंगे। एक मासूम सा जवाब संजू के होठों पर उतरा। तो मैडम, इसके पीछे आपका वही काला पर्वत है जो कुछ देर दिलाकर तुझे पास करवा देगा। कॉलेज उसके बाप का है, खानदानी बिजनेस है भाई। ससुर, पति, नंद और अब होने वाली बहू भी, सब मिलाकर पूरी फैकल्टी तैयार। फिर तुझे तो तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। कहने के बाद रश्मि को एहसास हुआ बेकार संजू का दिल दुखाया। बीच रास्ते में आधी पौनी पढ़ाई करके संजू के कोर्स का पहला साल पूरा हो गया। इस दूसरे साल में शादी होनी थी। जीवन की बची कुची अमलतासी गंध और चटक रंग पर अब हल्दी मेहंदी की गंध काबिज हो गई। शादी के बाद फैल छबीली संजू पूरे बनाव श्रृंगार के साथ सहेलियों से मिलने आई। काले पर्वत के प्यार पगे किस्सों को सुनाकर रस संचार किया और छमछम करती चली गई। मोबाइल के दिन थे नहीं, चिट्ठी पत्री में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। फिर महीने में एक बार मिलना हो ही जाता था सबका। आगे जिंदगी कुछ और पेचीदा हुई तो मुलाकातों ने दामन समेट लिया। सीमा को बीएड करना था और रश्मि को पत्रकारिता। जहाँ सबने बीए पूरी की, वहाँ संजू को माँ की पदवी मिली, पर बी फार्मा पासिंग लाइन पर भी पूरा न हो सका। जिम्मेदारियों की चक्की में पिसकर पढ़ाई उसे बोझ लगने लगी। दोनों मौसियां जान छिड़कती थी संजू के लाडले आयुष पर। अब संजू रश्मि और सीमा की तरह ठहाके नहीं लगाती थी। काले पर्वत के प्यार भरे किस्से पुराने पढ़कर धूल फांक रहे थे। वो बस आयुष के पापा के रूप में बातचीत के बीच में आता था। कोर्स पूरा न करके भी संजू इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल, रिजल्ट और कई छोटे मोटे कामों में मदद दे दिया करती थी। आयुष के कुछ समय बाद ही उस पर दूसरे बच्चे का दबाव भी बनने लगा था। इस बार घर लौटने पर जब संजू सीमा और रश्मि से मिलने नहीं आई तो दोनों उसके घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ते हुए ठिठक गई। संजू बुरी तरह चीख रही थी, नहीं जाना मुझे उसके घर। उसकी नशे की आदतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब मेरे सामने इंजेक्शन लेते नहीं झिझकता। सारा दिन पड़ा रहता है। बाप और बहन है ना इंस्टीट्यूट चलाने को, वहां कितने बच्चों से भी उधार लेने लगा है। उसकी करतूत पर घर भर पर्दा डालता है, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है। राज मौसी के घर शादी में जेवर खोए नहीं थे, उसी ने चुराए थे। बस और नहीं पापा, मुझे तलाक चाहिए, नहीं रहा जाता वहां। संजू की निराशा पिता के सामने पति के यौन उत्पीड़न की बात कहते भी ना हकलाई। एक तू ही तो अनोखी नहीं है, शादी का मतलब निभाना है, और तू कैसी औरत है, अपने बाप के सामने कितनी गंदी बातें कर रही है। फिर तलाक लेकर इस लड़के का क्या करेगी? बच्चे को बाप भी चाहिए। हरजाना मिला तो जिम्मेदारी भी हमारी ही बढ़ेगी ना। बदनामियां अलग। अंकल चीखते जा रहे थे और आंटी एकदम खामोश थी। सबसे उपेक्षित आयुष रोए जा रहा था। सीमा और रश्मि हिम्मत करके अंदर घुसी, तब जाकर अंकल की आवाज धीमी पड़ी। उस दिन कई खुलासे हुए। जबरन दबाए गए सच झूठ की सीवन उधेड़ कर सामने आ गए। सास ससुर तलाक के नाम से संजू के हाथ पैर जोड़ने लगते, इज्जत की दुहाई देते। पति से निराश, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी और घर की भी पूरी जिम्मेदारी संभालती संजू आखिर क्या क्या करे। इससे तो वही औरतें भली जो कहीं बाहर जॉब करती हैं, कुछ घंटे तो तनाव मुक्त रहती ही हैं। घर में काम आराम ही आराम कहकर कचूमर निकाल दो औरत का, और हो जाएगा बच्चा बाद में। एक की परवरिश की कुव्वत तो है नहीं बाप में। सीमा और रश्मि चीखना चाहती थी संजू की मुक्ति के लिए, पर यह सब व्यर्थ। जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जैसे शब्दों के साथ अनेक संजुओं की तरह दुलार पुचकार कर भेज दी गई संजू। वक्त के साथ भागती रश्मि की नियुक्ति एक न्यूज चैनल में हो गई। सीमा एक स्कूल में नियुक्त हुई। इधर संजू एक बेहद कमजोर लड़के को जन्म देकर और अधिक पीली और मुरझाई सी लगने लगी। अमलतास और हल्दी के बाद ये कुछ अलग सा पीला रंग था जो न चटक था और न ही इसमें ताजगी भरी गंध थी। जीवन पर भरोसा केवल बच्चों के रूप में ही उसका बाकी था। रश्मि संजू थाने में है। अरविंद ने सुसाइड कर लिया कल रात। उसके घर वालों ने एफआईआर कर दी है कि संजू ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उसे। मैं निकल रही हूँ अभी बंटी भाई के साथ, तू चलेगी? सीमा की हड़बड़ाहट और तनाव से भरी आवाज फोन से निकली। तीनों जब थाने पहुंचे तो संजू खामोश बैठी थी। अंकल आंटी और उसके ससुर और नंद भी वहीं थे। सीमा, इनसे कह दे मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे दे दे। संजू का रोष थाने में गूंजा। ताकि तू उन्हें भी मार दे? जवान पति की लाश पर आंसू तक नहीं निकला इन बेशर्म आंखों से। यहाँ बड़े बोल फूट रहे हैं। उसके ससुर बोले, आप नहीं जानते कैसे मरा है आपका बेटा। मेरे उकसाने पर मरना होता तो अब तक जिंदा रहता। संजू को आज किसी की परवाह नहीं थी। हताश अंकल आंटी को पत्रकार रश्मि, सीए बंटी और टीचर सीमा के पहुंचने से सहारा मिला था और थाने में संजू का पक्ष भी मजबूत हुआ था।
जी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत धारा 306 लगेगी आत्महत्या के लिए उकसाने पर। थानेदार ने संजू को पहले ही दोषी करार दिया। क्या अरविंद ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें संजू पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है? रश्मि के कहने पर बंटी ने थानेदार से दरियाफ्त किया। नहीं। फिर आप कैसे इन्हें दोषी मान सकते हैं और यहाँ थाने में कैसे रख सकते हैं? रश्मि से रुका नहीं गया। थाने में तो रहना पड़ेगा अभी और। FIR हुई है जी, कोई खेल नहीं है। कल कोर्ट में पेशी भी होगी मजिस्ट्रेट के सामने। छोड़ कैसे सकते हैं? तफ्तीश जारी है। ये भाग गई या सबूत मिटा दिए तो कौन होगा जिम्मेदार? पोस्टमार्टम और रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा। सबूत मिल गया तो 10 साल की जेल होगी। थानेदार चुप न रहा। झूठा इल्जाम लगाया है बच्ची पर, कहीं हक न मांग बैठे। अंकल के कुल बुलाते शब्द पूरी टीस के साथ बाहर निकले पर संजू को न छोड़ा गया। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने संजू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया तफ्तीश के लिए। संजू के लिए एक वकील कर लिया गया था, जमानत के कागज तैयार कराने और कानूनी सलाह देने के लिए। किसी तरह जमानत के कागज तैयार हुए पर केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत मिली नहीं। अंकल आज संजू की हताशा और घुटन को समझ पा रहे थे, जिसे बचकाना कहकर हमेशा नकारा था उन्हें। निराश समय की धीरे धीरे रेंगती हुई सुइयां रिपोर्ट की घड़ी पर आ लगी। अरविंद की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई थी। तफ्तीश में संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 2-1 पड़ोसियों ने तो उसके पक्ष में ही बयान दिए। बिना किसी अपराध के एक लंबी यातना के बाद संजू के बरी होने पर ससुर के चेहरे का उजाला कहीं खो सा गया। बच्चे तो किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। ससुर की कुंठा अपने चरम पर पहुंचकर फूट पड़ी। वो तो आपको देने ही। इस बार अंकल चुप नहीं रहे और अब तो उनके साथ मेरा और मेरे बच्चों का वाजिब हक भी देना होगा। पिता का हौसला मिलने पर संजू का स्वर अधिक दृढ़ता से गूंजा। हक की बात कहने पर संजू को स्वार्थी बताया गया, उसके बेदाग चरित्र को दागदार किया गया, उसे नाकाबिल पत्नी और मां ठहराया गया। अपनी ही नृशंस दास्तानें सुनने के बाद मैं बोली, बरसों आपकी इज्जत मैं ही ढांपती रही हूँ पापा जी। शादी के 7 साल के भीतर कम जुल्म नहीं ढाए आपके बेटे ने। इतना कानून तो हर औरत जानती है अपने बचाव का। सब समझती हूँ, क्यों नहीं दोगे मेरे बच्चे? मेरी इतनी सेवाओं के बदले आपने क्या दिया? कभी कोई इनाम नहीं। एक बहू की सेवा के बदले सिफर, एक पत्नी की सेवा के बदले सिफर, एक मजदूर की सेवा के बदले सिफर। कितनी चाकरी कराई है आपने, वो भी एकदम मुफ्त। इसके बदले में मुझे क्या मिला? जेल की जिल्लत, और तो और मेरे बच्चे भी छीन लिए मुझसे। इतनी नफरत। संजू वापस लौट आई। अरविंद को गए 4 महीने बीत चुके थे। रश्मि के किसी परिचित की केमिस्ट शॉप पर संजू काम करने लगी। बड़े साहस से अपने बच्चों को संजू वापस ले आई थी। सुखद सा लगता है न सब सुनने में, पर सहजताएं अपनी बाह्य रूप में जितनी सामान्य और सकारात्मक दिखाई देती हैं, भीतर से होती नहीं। सभी रास्तों को बंद कर देने वाली निराशा की चट्टान को संघर्ष की धार पल पल काटती छीलती रहती है, पर दुनिया को न कोई चट्टान दिखाई देती है, न उससे जूझते इंसान। जीवन की अंतहीन सी लगती लंबी काली कठोर सड़क पर चलती संजू के पांव तले की धरती तेज धूप में पूरी तरह झुलस चुकी थी। दोपहर का वक्त था, उमस बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ महीनों में संजू ने महसूस भी नहीं किया कि मौसम कितनी करवटें ले चुका है। आसमान के तपते हुए सूरज और तपती हुई धरती के बीच वो एक पत्ते की तरह ही तो झुलस रही थी। पर कहते हैं ना, जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, वे अपने पत्तों को बचा ही लेते हैं। संजू, हाँ, इसी चरित्र को लेकर आप जो कहानी सुन रहे थे उसका शीर्षक था मौसमों की करवट। कहानीकार सुश्री प्रज्ञा। कहानियाँ जो है वो बचपन से भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि कहानी के माध्यम से जब बच्चों को कुछ समझाया जाता है तो बहुत ही जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और कई बार कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में घटी हुई घटनाओं से प्रेरित होती हैं और सच में वास्तविकता के बहुत करीब होती हैं। ये भी कह सकते हैं कि जीवन का आईना होती है, जीवन का दर्पण होती है, और सब कुछ वैसे ही प्रस्तुत कर देती हैं जैसा कि उन्हें समेटा हुआ होता है, जैसा कि उन्हें देखा हुआ होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है संजय कि हम जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, हम यही चाहते हैं कि इनसे जो संदेश निकलता है समाज में लोग उन तक प्रेरित हो सके, उनसे और सीख सके, उनसे कुछ सीख सके। तो यही हमारा उद्देश्य होता है। और जो कहानी अभी हम प्रज्ञा की सुनाने वाले हैं, सुश्री प्रज्ञा की मौसमों की करवट, और इसमें भी कुछ ऐसा ही संदेश है कि अगर लड़की का जीवन संवारना हो तो उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है, और अगर कोई एक गलत कदम ले लिया जाए तो उसका असर कहाँ तक जाकर पड़ता है।
और जीवन को क्या दिशा दे देता है। तो अपनी बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहनों को सुनवाते हैं कहानी मौसमों की करवट, सुश्री प्रज्ञा की। मौसमों की करवट। मैडम कवि कहता है उन्नू कृष्ण दी लौ लग गई। हिंदी क्लास में सूरदास की व्याख्या की यह नायाब भाषा कानों में पढ़ते ही रश्मि का हंसी का फव्वारा बेतरह छूटा। ब्रिज बोली को पंजाबी में व्याख्यायित करने का ऐसा प्रयोग करने वाली लड़की को उसने पलट कर देखा। रश्मि ने अपने पूरे ग्रुप में उस नई लड़की संजू की कनखियों से ऐसी खिंचाई की कि बड़े से बड़ा आलोचक भी इस कला से महरूम था। अमृतसर से हाल ही में दिल्ली आई संजू क्लास में हास्यास्पद बन गई। रश्मि, रेनू, आशा, सीमा का यह ग्रुप शैतान जरूर था पर क्लास के होशियार बच्चों में शुमार था। यही कारण था कि टीचर्स भी इनकी शैतानियों को नजरअंदाज कर देती। संजू को उनकी छेड़छाड़ से कोई शिकायत नहीं थी। कोई भी मदद चाहिए होती वह रश्मि से ही कहती। मदद के लिए मना करना रश्मि का स्वभाव नहीं था। न जाने कब संजू रश्मि, सीमा, रेनू, आशा में घुलती मिलती चली गई। रश्मि, क्या मैं एक रात तेरे घर पढ़ने आ जाऊं? यार घर में जगह कम है और मेहमान ज्यादा, फिर 12वीं बोर्ड, कैसे होगी पढ़ाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्या बात करती है संजू। संजू रात भर पढ़ती रही उस दिन और कितनी लगन थी उसमें। परीक्षाएं खत्म हुई, कॉलेज के सपने बुनने के सुनहरी दिन थे वो। सुबह की सैर अमलतास के चटक पीले औंधे लटकते बच्चों के नाम थी तो दोपहर तेजाब से उनके गाने पर छिड़कने को। इन्हीं दिनों सहेलियों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाली घटना घटी। 1 हफ्ते के भीतर संजू की सगाई तय होनी थी और फिर अगले साल शादी। संजू की शादी? पागल हो गई है क्या? अभी रिजल्ट भी नहीं आया उसका, कम से कम बीए तो करे ना। सीमा का गुस्सा खौल रहा था। अरे किसी गांव में नहीं बैठे हैं अंकल, यह कोई उम्र है शादी की? रश्मि के कहते ही तय हुआ कि आज सब चलेंगी और बात करेंगी अंकल आंटी से। घर पहुंची तो नजारा ही कुछ और था। संजू पड़ोस की आंटियों से चहकती हुई आशीर्वाद ले रही थी। कुछ देर बाद संजू उन चारों को अलग कमरे में ले गई। सीमा का हाथ दबाते हुए बोली, नेक्स्ट संडे आ रहे हैं करनाल वाले, अरविंद जी को देख लेना। तुझे पढ़ना लिखना नहीं है क्या? आशा चीख पड़ी। यार मैंने कहा था डैडी से, वो बोले छोटा सा बिजनेस है मेरा और फिर तू अकेली तो नहीं ना, पढ़ाई कर लेना आगे। बात के बीच में अंकल भी कुछ लेने कमरे में आ गए। अंकल इसे करस्पॉन्डेंस से बीए ही करने दो। पर अंकल को रश्मि की ये बात बड़ी बचकानी लगी, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ ये दिया, संडे को आना है तुम सबने अपने जीजा जी से मिलने। 12वीं के परिणाम का इंतजार अब संजू से जुड़े सवालों में धुंधलाने सा लगा। इधर संडे को चारों संजू के भावी ससुराल वालों के दर्शन करने पहुंच गए। होने वाले जीजा जी के बस नैन नक्श ही ठीक थे। संजू जहां उजली धूप तो वो अमावस्या की रात। उस काले पर्वत जिसे भविष्य में उन्हें जीजा जी पुकारना था, उससे बतियाना तो दूर, उसकी तरफ देखने में भी चारों को कोफ्त हो रही थी। उन्हें क्या लेना देना, वो अपना फार्मेसी का कोई इंस्टीट्यूट चलाता है। सहेलियां जो साथ जीने मरने की कल्पनाएं किया करती हैं, जीवन किस तरह करवट बदलता है उन्हें कहाँ मालूम था। जीवन की नदी का तेज बहाव एक ही झटके में कितना कुछ बहा ले जाता है। इधर संजू की सगाई तय हुई तो उधर आशा के पापा का तबादला। रेनू शुरू से ही आशा के ज्यादा नजदीक थी। सीमा और रश्मि का साथ बना रहा। संजू की शादी की तैयारियों और भावी पति से होने वाली बातचीत में सीमा और रश्मि बराबर शामिल रहती। बड़ी चिंता थी ना तुम लोगों को मेरी पढ़ाई की, देख लो ऊपर वाले की मेहरबानी, मुझे बी फार्मा का एग्जाम दिलवाएंगे अरविंद जी। 3 साल में उनके साथ टीचर लग जाऊंगी। लेक्चरर कह संजू क्या लॉटरी लगी है शादी में तेरी? सीमा तुरंत चहकी। तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो? संजू आर्ट साइड की पढ़ाई से बी फार्मा कैसे? रश्मि के तेज दिमाग के आगे झूमती संजू और चहकती सीमा दोनों जड़ हो गई। वो कह रहे थे करा देंगे। एक मासूम सा जवाब संजू के होठों पर उतरा, तो मैडम इसके पीछे आपका वही काला पर्वत है जो कुछ देर दिलाकर तुझे पास करवा देगा। कॉलेज उसके बाप का है, खानदानी बिजनेस है भाई, ससुर, पति, नंद और अब होने वाली बहू भी, सब मिलाकर पूरी फैकल्टी तैयार। फिर तुझे तो तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। कहने के बाद रश्मि को एहसास हुआ बेकार संजू का दिल दुखाए। बीच रास्ते में आधी पौनी पढ़ाई करके संजू के कोर्स का पहला साल पूरा हो गया। इस दूसरे साल में शादी होनी थी। जीवन की बची कुची अमलतासी गंध और चटक रंग पर अब हल्दी मेहंदी की गंध काबिज हो गई। शादी के बाद फैल छबीली संजू पूरे बनाव श्रृंगार के साथ सहेलियों से मिलने आई। काले पर्वत के प्यार पगे किस्सों को सुनाकर रस संचार किया और छमछम करती चली गई। मोबाइल के दिन थे नहीं, चिट्ठी पत्री में किसी की दिलचस्पी नहीं थी,
फिर महीने में एक बार मिलना हो ही जाता था सबका। आगे जिंदगी कुछ और पेचीदा हुई तो मुलाकातों ने दामन समेट लिया। सीमा को बीएड करना था और रश्मि को पत्रकारिता। जहाँ सबने बीए पूरी की वहाँ संजू को माँ की पदवी मिली, पर बी फार्मा पासिंग लाइन पर भी पूरा न हो सका। जिम्मेदारियों की चक्की में पिसकर पढ़ाई उसे बोझ लगने लगी। दोनों मौसियां जान छिड़कती थी संजू के लाडले आयुष पर। अब संजू रश्मि और सीमा की तरह ठहाके नहीं लगाती थी। काले पर्वत के प्यार भरे किस्से पुराने पढ़कर धूल फांक रहे थे। वो बस आयुष के पापा के रूप में बातचीत के बीच में आता था। कोर्स पूरा न करके भी संजू इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल, रिजल्ट और कई छोटे मोटे कामों में मदद दे दिया करती थी। आयुष के कुछ समय बाद ही उस पर दूसरे बच्चे का दबाव भी बनने लगा था। इस बार घर लौटने पर जब संजू सीमा और रश्मि से मिलने नहीं आई तो दोनों उसके घर पहुंची। सीढ़ियां चढ़ते हुए ठिठक गई। संजू बुरी तरह चीख रही थी, नहीं जाना मुझे उसके घर। उसकी नशे की आदतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब मेरे सामने इंजेक्शन लेते नहीं झिझकता। सारा दिन पड़ा रहता है। बाप और बहन है ना इंस्टीट्यूट चलाने को, वहां कितने बच्चों से भी उधार लेने लगा है। उसकी करतूत पर घर भर पर्दा डालता है, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है। राज मौसी के घर शादी में जेवर खोए नहीं थे, उसी ने चुराए थे। बस और नहीं पापा, मुझे तलाक चाहिए, नहीं रहा जाता वहाँ। संजू की निराशा पिता के सामने पति के यौन उत्पीड़न की बात कहते भी ना हकलाई। एक तू ही तो अनोखी नहीं है, शादी का मतलब निभाना है, और तू कैसी औरत है, अपने बाप के सामने कितनी गंदी बातें कर रही है। फिर तलाक लेकर इस लड़के का क्या करेगी? बच्चे को बाप भी चाहिए। हरजाना मिला तो जिम्मेदारी भी हमारी ही बढ़ेगी ना। बदनामियां अलग। अंकल चीखते जा रहे थे और आंटी एकदम खामोश थी। सबसे उपेक्षित आयुष रोए जा रहा था। सीमा और रश्मि हिम्मत करके अंदर घुसी, तब जाकर अंकल की आवाज धीमी पड़ी। उस दिन कई खुलासे हुए, जबरन दबाए गए सच झूठ की सीवन उधेड़ कर सामने आ गए। सास ससुर तलाक के नाम से संजू के हाथ पैर जोड़ने लगते, इज्जत की दुहाई देते। पति से निराश, छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी और घर की भी पूरी जिम्मेदारी संभालती संजू आखिर क्या क्या करे। इससे तो वही औरतें भली जो कहीं बाहर जॉब करती हैं, कुछ घंटे तो तनाव मुक्त रहती ही हैं। घर में काम आराम ही आराम कहकर कचूमर निकाल दो औरत का, और हो जाएगा बच्चा बाद में। एक की परवरिश की कुव्वत तो है नहीं बाप में। सीमा और रश्मि चीखना चाहती थी संजू की मुक्ति के लिए, पर यह सब व्यर्थ। जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जैसे शब्दों के साथ अनेक संजुओं की तरह दुलार पुचकार कर भेज दी गई संजू। वक्त के साथ भागती रश्मि की नियुक्ति एक न्यूज चैनल में हो गई। सीमा एक स्कूल में नियुक्त हुई। इधर संजू एक बेहद कमजोर लड़के को जन्म देकर और अधिक पीली और मुरझाई सी लगने लगी। अमलतास और हल्दी के बाद ये कुछ अलग सा पीला रंग था जो न चटक था और न ही इसमें ताजगी भरी गंध थी। जीवन पर भरोसा केवल बच्चों के रूप में ही उसका बाकी था। रश्मि, संजू थाने में है। अरविंद ने सुसाइड कर लिया कल रात। उसके घर वालों ने एफआईआर कर दी है कि संजू ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। पुलिस गिरफ्तार करके ले गई उसे। मैं निकल रही हूँ अभी बंटी भाई के साथ, तू चलेगी? सीमा की हड़बड़ाहट और तनाव से भरी आवाज फोन से निकली। तीनों जब थाने पहुंचे तो संजू खामोश बैठी थी। अंकल आंटी और उसके ससुर और नंद भी वहीं थे। सीमा, इनसे कह दे मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे दे दे। संजू का रोष थाने में गूंजा। ताकि तू उन्हें भी मार दे? जवान पति की लाश पर आंसू तक नहीं निकला इन बेशर्म आंखों से, यहाँ बड़े बोल फूट रहे हैं। उसके ससुर बोले, आप नहीं जानते कैसे मरा है आपका बेटा। मेरे उकसाने पर मरना होता तो अब तक जिंदा रहता। संजू को आज किसी की परवाह नहीं थी। हताश अंकल आंटी को पत्रकार रश्मि, सीए बंटी और टीचर सीमा के पहुंचने से सहारा मिला था और थाने में संजू का पक्ष भी मजबूत हुआ था। जी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत धारा 306 लगेगी आत्महत्या के लिए उकसाने पर। थानेदार ने संजू को पहले ही दोषी करार दिया। क्या अरविंद ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें संजू पर ऐसा इल्जाम लगाया गया है? रश्मि के कहने पर बंटी ने थानेदार से दरियाफ्त किया। नहीं, फिर आप कैसे इन्हें दोषी मान सकते हैं और यहाँ थाने में कैसे रख सकते हैं? रश्मि से रुका नहीं गया। थाने में तो रहना पड़ेगा अभी, और एफआईआर हुई है जी, कोई खेल नहीं है। कल कोर्ट में पेशी भी होगी मजिस्ट्रेट के सामने। छोड़ कैसे सकते हैं? तफ्तीश जारी है। ये भाग गई या सबूत मिटा दिए तो कौन होगा जिम्मेदार? पोस्टमार्टम और रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा। सबूत मिल गया तो 10 साल की जेल होगी। थानेदार चुप न रहा। झूठा इल्जाम लगाया है बच्ची पर, कहीं हक न मांग बैठे। अंकल के कुल बुलाते शब्द पूरी टीस के साथ बाहर निकले, पर संजू को न छोड़ा गया। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने संजू को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया तफ्तीश के लिए। संजू के लिए एक वकील कर लिया गया था, जमानत के कागज तैयार कराने और कानूनी सलाह देने के लिए।
किसी तरह जमानत के कागज तैयार हुए, पर केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत मिली नहीं। अंकल आज संजू की हताशा और घुटन को समझ पा रहे थे, जिसे बचकाना कहकर हमेशा नकारा था उन्होंने। निराश समय की धीरे धीरे रेंगती हुई सुइयां रिपोर्ट की घड़ी पर आ लगी। अरविंद की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई थी। तफ्तीश में संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 2-1 पड़ोसियों ने तो उसके पक्ष में ही बयान दिए। बिना किसी अपराध के एक लंबी यातना के बाद संजू के बरी होने पर ससुर के चेहरे का उजाला कहीं खो सा गया। बच्चे तो किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे। ससुर की कुंठा अपने चरम पर पहुंचकर फूट पड़ी। वो तो आपको देने होंगे। इस बार अंकल चुप नहीं रहे, और अब तो उनके साथ मेरा और मेरे बच्चों का वाजिब हक भी देना होगा। पिता का हौसला मिलने पर संजू का स्वर अधिक दृढ़ता से गूंजा। हक की बात कहने पर संजू को स्वार्थी बताया गया, उसके बेदाग चरित्र को दागदार किया गया, उसे नाकाबिल पत्नी और मां ठहराया गया। अपनी ही नृशंस दास्तानें सुनने के बाद मैं बोली, बरसों आपकी इज्जत मैं ही ढांपती रही हूँ पापा जी। शादी के 7 साल के भीतर कम जुल्म नहीं ढाए आपके बेटे ने। इतना कानून तो हर औरत जानती है अपने बचाव का। सब समझती हूँ, क्यों नहीं दोगे मेरे बच्चे। मेरी इतनी सेवाओं के बदले आपने क्या दिया? कभी कोई इनाम नहीं। एक बहू की सेवा के बदले सिफर, एक पत्नी की सेवा के बदले सिफर, एक मजदूर की सेवा के बदले सिफर। कितनी चाकरी कराई है आपने, वो भी एकदम मुफ्त। इसके बदले में मुझे क्या मिला? जेल की जिल्लत, और तो और मेरे बच्चे भी छीन लिए मुझसे। इतनी नफरत। संजू वापस लौट आई। अरविंद को गए 4 महीने बीत चुके थे। रश्मि के किसी परिचित की केमिस्ट शॉप पर संजू काम करने लगी। बड़े साहस से अपने बच्चों को संजू वापस ले आई थी। सुखद सा लगता है न सब सुनने में, पर सहजताएं अपनी बाह्य रूप में जितनी सामान्य और सकारात्मक दिखाई देती हैं, भीतर से होती नहीं। सभी रास्तों को बंद कर देने वाली निराशा की चट्टान को संघर्ष की धार पल पल काटती छीलती रहती है, पर दुनिया को न कोई चट्टान दिखाई देती है, न उससे जूझते इंसान। जीवन की अंतहीन सी लगती लंबी काली कठोर सड़क पर चलती संजू के पांव तले की धरती तेज धूप में पूरी तरह झुलस चुकी थी। दोपहर का वक्त था, उमस बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ महीनों में संजू ने महसूस भी नहीं किया कि मौसम कितनी करवटें ले चुका है। आसमान के तपते हुए सूरज और तपती हुई धरती के बीच वो एक पत्ते की तरह ही तो झुलस रही थी। पर कहते हैं ना, जिन पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, वे अपने पत्तों को बचा ही लेते हैं। संजू, हाँ, इसी चरित्र को लेकर आप जो कहानी सुन रहे थे उसका शीर्षक था मौसमों की करवट। कहानीकार सुश्री प्रज्ञा।